अच्छा, यानी कि हमें पता चल गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कि हमने स्टडी करनी है कि कंप्यूटर या मशीन को कैसे हम ह्यूमन इंटेलिजेंट के मिमिक्री करने के काबिल बनाए। तो अब आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन क्या क्या उसके हो सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज होती है, कि हम चाह रहे हैं कि हम जो है ना कंप्यूटर्स को या किसी मशीन को जो है ना ह्यूमन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है, कोई उर्दू है, इस तरह की लैंग्वेज में हम उसको कमांड दें और वो उसको प्रोसेस करके मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे, मशीन कोड में, और उसके मुताबिक काम करे। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इस तरह से हम आजकल इस पे काम जाते हैं। आप देख भी सकते हो कि जितने भी आजकल एआई रोबोट्स वगैरह बन, बहुत एक्सट्रीम लेवल के, जैसे सोफिया है या जार्विस बनाया है मेटा वालों ने, तो वो उसका बोल के जो भी कहो वही काम करते हैं। हालांकि उससे पहले हमने ये समझा था कि मशीन को अपने इंस्ट्रक्शन देनी है ना, तो हमेशा एक लो लेवल लैंग्वेज में देनी है। बेशक आप हाई लेवल में लिख लो, लेकिन उसको जब कन्वर्ट करना है तो वो लो लेवल में देना। तो अब बजाय से क्या कोड राइट करो, आप बोल रहे हो और वो काम कर रही है। देखो इतना काबिल आपने मशीन को बना दिया है कि वो ह्यूमन की जो लैंग्वेज है ना उसको अंडरस्टैंड करने लग गई है। अच्छा, गेमिंग में यूज होती है, जितने भी आप एनएलपी वगैरह देखते हो, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर, एनपीसी जिसको बोलते हैं, या उसके अलावा भी जितनी भी आजकल हो रही है वो एआई के थ्रू ही जनरेट करते हैं। वो डिसीजन लेते हैं रन टाइम पे कि हमें ये करना चाहिए या हमें ये करना चाहिए, कैरेक्टर जो होते हैं। स्पीच रिकग्निशन, ये एक बड़ी ब्रॉड टर्म है, इंसान की स्पीच को समझना। विजन सिस्टम, जैसे ग्राफिक्स वाला में इसका बड़ा काम है विजन का। हेल्थ केयर में तो आप देखते ही हो रोबोट्स वगैरह कितना यूज होते हैं, और ऑटो मशीनरी में जहाँ पे कार वगैरह बनाई जाती है तो इसमें भी रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी काम है। जैसे सेल्फलेस ड्राइव आजकल आ गई है कि खुद ड्राइव कर रही है, वो सारी एआई बेस्ड होती है। तो ये कुछ इसकी डेफिनेशन, और अगर क्योंकि अक्सर एग्जाम्पल पूछ ली जाती है कि एआई कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है इंटरव्यू में, बस इस तरह नहीं पूछा जाता है कि डेफिनेशन बताओ उसकी और कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है। तो अगर पहली स्लाइड पे आप लोगों ने पढ़ी होगी तो इंटरव्यू में कहीं पे जा रहे हैं तो इंशाल्लाह आप मार्क्स आएंगे। अच्छा, एआई में जहाँ सबसे पहला जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ट्यूरिंग टेस्ट। देखिए, अभी हमारी बात हो रही थी इंटेलिजेंट, तो हम कैसे ये डिक्लेयर करते हैं कि एक मशीन इंटेलिजेंट है या एक मशीन इंटेलिजेंट नहीं है। देखो 1950 में ना एलन ट्यूरिंग, तो मैं अक्सर ये बात अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस की जो एक पूरी फील्ड है उसमें जो सबसे ज्यादा एहसान है ना किसी का, बंदे का उस फील्ड पे, वो एलन ट्यूरिंग का है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि सर ऐसा क्यों कहते हैं, तो आप एलन ट्यूरिंग के बारे में पढ़िएगा। या एक इसकी मूवी है स्टिग्मा, पत्नी गेम इस तरह से के नाम से, जो एलन ट्यूरिंग पे बनी हुई है। मैं उसका नाम भी शेयर कर दूं, इंस्टिंक्ट गेम, मेरे ख्याल में इंस्टिंक्ट गेम के नाम से। हाँ, तो ये मूवी आप देखिएगा, उसमें एलन ट्यूरिंग की लाइफ पे बनी हुई है ये, और वर्ल्ड वार 2 के दौर की। अच्छा, एलन ट्यूरिंग ने 1950 में कंसेप्ट कह लो या आइडिया कह लो दिया था, और उसने इम्प्लीमेंट करके दिखाया था। सर क्या है क्या? दी जी, जी हमजा। डिमिटेशन गेम है सर। हाँ, इमिटेशन इमिटेशन गेम, गेम। इस तरह सीखना, बिल्कुल कोई इस तरह का नाम है, मेरे जहन से निकला। तो वो आपको पता चलेगा कि उसने कितनी ज्यादा ह्यूमन काइंड को जो है ना बचाया था। अच्छा, उसके अलावा वैसे भी ये तो उसका एक मतलब ह्यूमन काइंड की तरफ है ना। स्पेसिफिक अगर आपने कंप्यूटर साइंस में उसका काम पढ़ना है ना, कोई आप पढ़ के देखो कि एलन ट्यूरिंग ने क्या क्या किया। अच्छा जी, देखो, उसने एक टेस्ट कह लो कि, या एक आइडिया जनरेट किया था, उसकी बेस पे जो है ना हम डिसाइड करते थे कि कौन सी मशीन जो है ना कोई इंटेलिजेंट है या नहीं। अब देखो तकरीबन 6-7 डेकेड इस चीज को गुजर चुके हैं, लेकिन स्टिल आज भी जो है ना, अगर किसी बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपने किसी मशीन को बताना हो कि इंटेलिजेंट है या नहीं, यानी कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक इंड्यूस की गई है, तो वो आप सबसे पहले जो टेस्ट उसमें से गुजारते हैं वो ट्यूरिंग टेस्ट ही है। आज भी ये टेस्ट सर यूज हो रहा है। जी, सर इसने ना एलन ट्यूरिंग ने एक अपनी जो थ्योरी दी थी ना सर, उसमें एक तहलका अंगेज थ्योरी ये थी। इसने ये कहा था कि दुनिया की मतलब कोई भी ऐसा लॉजिक है या कोई भी ऐसी स्ट्रिंग है जो अगर मेरी मशीन वो पास कर सकती है तो वो हो सकता है। मतलब दुनिया की कोई भी अगर जिसने मेरी इस मशीन ने उसको अगर पास नहीं किया तो कहीं भी वो नहीं चल सकती। उसने इतनी बड़ी थ्योरी दी थी बिल्कुल सर इस टाइप की ना। ट्यूरिंग मशीन की बात हो रही है, बिल्कुल जी ट्यूरिंग ट्यूरिंग मशीन। मशीन की ट्यूरिंग बात कर मशीन। रहे हो आप। हाँ, मतलब वो ट्यूरिंग मशीन के जी बारे में जी। कहा जाता है ना, अगर कोई कोई भी एल्गोरिथम है, अगर ट्यूरिंग मशीन पे रन हो गया वो दुनिया की किसी भी आर्किटेक्चर पे रन हो सकता है। और अगर वो ट्यूरिंग मशीन पे रन नहीं होता तो दुनिया की कोई भी कंप्यूटर उसको रन नहीं कर सकता। रन से मुराद है कि मशीन हार्ट नहीं होगी। जब हम इंशाल्लाह अगर ये जब जी पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को, तो हम देखेंगे कैसे वर्क करती है ट्यूरिंग मशीन। वही वही मैं कह रहा हूँ कि ऑलरेडी ट्यूरिंग का बहुत काम है कंप्यूटर साइंस की इंडस्ट्री में। अच्छा, अच्छा, इसने टेस्ट का बेसिक आइडिया क्या था ट्यूरिंग टेस्ट का, देखो, वो अपनी जो मशीन थी ना, और उसके साथ ही
एक इंसान को बिठा देते थे। अच्छा ये बात याद रखना कि टेक्स्ट बेस्ड जो है ना टेस्ट है, इसमें कोई अरिथमेटिक वगैरह का या कोई इस तरह का बोल चाल के या लैंग्वेज वाला काम नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड टेस्ट था। और एक इंटरोगेटर ये जज होता था। अब वो जज जो है ना कोई क्वेश्चन पूछता था और मशीन भी उस क्वेश्चन का आंसर करती है और जो इंसान बैठा होता है वो भी उस क्वेश्चन का आंसर करता है। अब जज को नहीं पता कि किस जगह पे इंसान बैठा है, किस जगह पे मशीन बैठी है, सिर्फ वो टेक्स्ट रीड करता है। और अगर वो जज जो है वो टेक्स्ट रीड करके ये आइडेंटिफाई कर ले कि यार ये टेक्स्ट जो है ना किसी मशीन का या किसी रोबोट का जनरेट करता है और ये टेक्स्ट जो है किसी इंसान ने लिखा है, उसने जनरेट किया है, तो अगर वो कर लेता है तो फिर हम ये कहते हैं कि वो मशीन जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है। हाँ, अगर वो जज है या इंटेरोगेटर है, अगर वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि कौन सा जवाब जो है मुझे मशीन दे रही है और कौन सा जवाब जो है मुझे इंसान दे रहा है, तो तब हम कहते हैं कि वो मशीन इंटेलिजेंट है, उसने ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर लिया। तो ट्यूरिंग टेस्ट का ये एक बेसिक सा आइडिया है। देखिए हम पढ़ लेते हैं। ट्यूरिंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर और नॉट अ कंप्यूटर या मशीन कैन थिंक इंटेलिजेंटली लाइक ह्यूमंस। ये बताती है कि कोई मशीन ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंटली थिंक कर सकती है या नहीं। द बेसिक आइडिया ऑफ ट्यूरिंग टेस्ट इज सिंपल। क्या? अ ह्यूमन जज engages in a text based conversation with both a human and a machine and then decide which are the two they believe to be human. If the judge is unable to distinguish between the human and the machine based on the conversation, then the machine is said to have passed the Turing test. वही बात जो मैंने बताई है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखो ये इलस्ट्रेशन से भी आपको समझ आ रही होगी। लेट्स से यहाँ पे कोई पर्दा है, कोई कर्टन है या कोई फेंस है, जिससे ये सी नंबर पे जो है ना इंटरोगेटर या जज बैठा है, इसको नहीं पता कि इसके पीछे क्या है, तो वो एक क्वेश्चन पूछता है। इधर से ये ह्यूमन बैठा है, ये भी जवाब देता है टेक्स्ट बेस्ड, और इधर से मशीन है ये भी या कंप्यूटर ये भी जवाब देता है। ये दोनों को इवेलुएट करता है। अगर तो ये पहचान लेता है कि यार ये जो टेक्स्ट जवाब आया है ना ये किसी मशीन का मुझे लग रहा है, क्योंकि जाहिर मशीन की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह तो नहीं सोच सकती। तो लेट्स से किसी ने बिल्कुल कोई सब्जेक्टिव टर्म पूछ लिया है, तो इस तरह के अगर जो भी जवाब, तो अगर वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि यार हाँ ये जो है ना इंसान का है मुझे लग रहा है और ये मशीन का है, तो फिर तो वो मशीन इंटेलिजेंट नहीं है। अगर ये बंदा नहीं पहचान पाता तो फिर ये मशीन इंटेलिजेंट है, हम कह देते हैं कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्यूस्ड हो चुकी है। तो अब हम फॉर्म्स की बात कर लेते हैं कि आई कितने फॉर्म्स में हमारे पास देखने को मिलती है। देखने को तो सिर्फ हमारे पास वीक एआई मिलती है। अभी तक जो हमने डेवलप की है वो सिर्फ वीक एआई, बाकी ये सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट है हमारे पास। एक दौर में हम इस काबिल हो जाएंगे कि स्ट्रॉन्ग एआई और इवन के सुपर एआई भी हम डेवलप कर लेंगे, लेकिन फिल वक्त 2024 तक हम सिर्फ और सिर्फ वीक एआई डेवलप कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि वीक एआई क्या है, स्ट्रॉन्ग एआई क्या है और सुपर एआई क्या है। देखो वीक एआई क्या है कि हम एक खास काम के लिए सिर्फ ओनली वन स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है ना एक प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, एक मशीन डिजाइन करते हैं, और वो मशीन उस स्पेसिफिक टास्क को बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म कर लेती है। किसी कुछ केसेस में तो इवन बेटर देन ह्यूमन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक काम। आपको पता होगा कि जो एक हमने कंप्यूटर रोबोट बनाया था जिसने चेस के वर्ल्ड नंबर प्लेयर को शिकस्त दी थी, 3 मैचेस हुए थे और आखिरी मैच वो चेस का जो नंबर 1 प्लेयर था वो उसने विन किया था। ये एग्जांपल दी जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे ज्यादा। तो वो वीक एआई है, मतलब उसने देखो ना जो दुनिया का कोई भी बंदा उस बंदे को नहीं हरा पा रहा था, हमारे एक प्रोग्राम ने उसको हरा दिया था। तो लेकिन वो जो हमने प्रोग्राम डिजाइन किया था तो सिर्फ वो चेस ही खेल सकता था। अगर उसको आप लूडो पे बिठा दें तो नहीं पता था कि लूडो कैसे खेलनी। तो वीक एआई ऐसा होती है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ एक वन स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन करते हो और वो उस काम को बहुत अच्छे से करती है। तो देखो अब क्या है, वीक एआई आल्सो नोन एज नैरो एआई, इसी को आप नैरो एआई के नाम से भी याद करते हो, फोकसेस ऑन परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क, सिर्फ और सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक टास्क पे फोकस करते हैं। सच एज, अब वो स्पेसिफिक टास्क क्या हो सकता है, देखिए such as answering questions based on user input or playing chess. Let's say मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है और मशीन ने मुझे जवाब दिया, जैसे आजकल हम चैट जीपीटी के साथ कर रहे हैं, उससे कोई भी क्वेश्चन पूछो हमसे जवाब दे रही है, तो वीक एआई तो सिर्फ वही ये काम कर रही है। और उसको हम थोड़ा सा ब्रॉड करते जा रहे हैं, लेकिन है वही काम, इनपुट दे रहे हो और उसके जनरेट इक्वल जो है ना कोई आपको रिस्पॉन्स दे रही है। या जिस तरह अभी मैंने चेस की एग्जांपल दी थी, तो ये भी हमारे पास वीक एआई के प्रोग्राम था। अच्छा दूसरा पॉइंट से देखते हैं, इट कैन परफॉर्म वन टाइप ऑफ टास्क बट नॉट द बोथ। बोथ से मुराद है कि मैनी, एक ही स्पेसिफिक टाइप का टास्क ये परफॉर्म कर सकती है। इट इज नॉट अ जनरल एआई, इसका मतलब ये जेनेरिक नहीं है।
जेनेरिक से मुराद है कि लेट से आप चाह रहे हो कि मैं एक ही प्रोग्राम बनाऊं, वो चेस भी खेले तो वर्ल्ड नंबर प्लेयर को हरा दे, लूडो भी खेले तो वर्ल्ड नंबर प्लेयर को हरा दे, कोई प्रॉब्लम भी मैं उससे पूछूं उसको बिल्कुल एक्यूरेटली जवाब दे। उसी को मैंने रोबोटिक्स में लगा दिया है तो वो सारा काम कर रहा है। नहीं, इस तरह नहीं है। अभी तक जो आप बिल्ड कर पाए हो ना, सिर्फ सिंगल पर्पस एआई को कर पाए हो कि प्रोग्राम बेशक आप बना रहे हो, लेकिन इतना आप काबिल नहीं हुए कि एक ही चीज सारी एक ही प्रोसेस में डाल के, एक ही कंप्यूटर में डाल के सारे काम उससे ले लो। सिंगल पर्पस अभी तक जो है ना, हमने सिंगल स्पेसिफिक टास्क के लिए एआई को जनरेट किया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एआई दैट वाज यूज्ड टू बीट द चेस ग्रैंड मास्टर, जब अभी मैंने एग्जांपल दी थी, बड़ी फेमस एग्जांपल दी जाती है, इज अ वीक एआई। तो वो वीक एआई थी, एज दैट सर्व्स ओनली वन पर्पस, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसका एक पर्पस था, और वो तो ये क्या था, चेस खेलना। लेकिन इट कैन डू इट एफिशिएंटली, उसने इसको बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म किया, इवन ह्यूमन को भी बीट कर दिया। तो ये 1960-70 की बात मैं बता रहा हूँ आपको, जब उसने ग्रैंड मास्टर को बीट किया था। वो वीडियो देखिएगा, ग्रैंड मास्टर जो है ना, वो आखिरी मैच में बेचारा रोने वाला हुआ था। अच्छा देखें, सेकंड नंबर पे हमारे पास है स्ट्रांग एआई। तो हम स्ट्रांग एआई को देखते हैं क्या है। स्ट्रांग एआई कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। ऐसी एआई, ऐसा प्रोग्राम, ऐसी मशीन जो बहुत ज्यादा काम कर सके और बेटर देन ह्यूमन या नियर टू ह्यूमन इंटेलिजेंट कर सके। इवेंचुअली टीचिंग इटसेल्फ, और अपने आप को इतना काबिल बना ले कि अपने आप को टीच कर सके, जैसे हम करते हैं, अपने आप को पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न कर सकें, कोई नई चीज हम खुद से लर्न कर सकें, किसी की जरूरत ना पड़े, जिसको हम सेल्फ टीचिंग कहते हैं। तो सॉल्व फॉर न्यू प्रॉब्लम, ताकि इस काबिल हो सके मशीन के नए प्रॉब्लम वो खुद से सॉल्व करे, आपको इनपुट ना देनी पड़े, आपको ना बताना पड़े उसको। इस एआई को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एआई। स्ट्रॉन्ग एआई इज डिफिकल्ट टू क्रिएट देन वीक एआई। आपको समझ आ गई होगी कितनी मुश्किल है ये क्रिएट करना। इट इज जनरल पर्पस इंटेलिजेंस, ये जेनेरिक है। दैट कैन डिमॉन्स्ट्रेट ह्यूमन एबिलिटीज, कि वो बिल्कुल इस तरह बनेगी जैसे ह्यूमन की एबिलिटीज। आप देखो, ह्यूमन है, उसको आप मुख्तलिफ सिचुएशन में डालो, वो किसी ना किसी तरह से उससे स्केप कर आता है। हर कोई, जितने भी आप उसको मुश्किलात दोगे, वो कहीं ना कहीं से उसका सोल्यूशन निकाल लेगा। तो हम एआई इसी काबिल बनाना चाह रहे हैं कि हम डिजाइन तो उसको सिर्फ एक पर्पज के लिए, दो पर्पज के लिए करें, लेकिन वो खुद से लर्न करे, खुद से जो है ना वो पैटर्न को सीखे, और कभी ऐसी कंडीशन उसके सामने आए कि जो हमने उसको नहीं बताई हुई, तो उसमें भी वो इस काबिल हो जाए कि डिसीजन ले सके और ह्यूमन के करीब करीब जो है ना वो अपना आउटपुट प्रोवाइड कर सके। तो ऐसी एआई को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एआई। ह्यूमन एबिलिटीज क्या क्या है जिसको ये मिमिक करने की कोशिश करती है, सच एज लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये जो चीज है ना, ये ह्यूमन की बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है जो अल्लाह ताला ने दी है। रीजनिंग, ताल्लुक बना सकती है मुख्तलिफ मज़ाहिर के दरमियान, एनालिसिस कर सकती है। कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट बाय दिस एआई, ये एआई इनको करने की कोशिश करती है। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एआई। अब हमारे पास सुपर इंटेलिजेंस या सुपर एआई के नाम से है। अभी मैंने बता दिया था कि सिर्फ सिर्फ वीक एआई हमने क्रिएट की है, ना तो हमने स्ट्रॉन्ग एआई क्रिएट की है, और सुपर इंटेलिजेंस तो इससे बहुत बाहर की चीज है। तो ये है क्या, कंसेप्ट क्या है ये देख लो। एज स्टेटेड बाय लीडिंग एआई थिंकर निक बोस्ट्रॉम, इसने ये कंसेप्ट दिया था, निक बोस्ट्रॉम ने, जो आजकल एआई में कह लो कि पायनियर माना जाता है। यही में इसका बहुत ज्यादा काम है मेरे ख्याल में। इसने जो हमारा वो है, कौन सा वो जो नोबेल प्राइज कंप्यूटर वालों का, क्या कहते हैं उसको, अब मेरे जहन से निकला हुआ है, वो भी मेरे ख्याल में इसने विन किया हुआ है। सुपर इंटेलिजेंस इज एन एआई that is much smarter than best human brains in practically ever field। कि दुनिया में आज तक जितने भी इंटेलिजेंट ब्रेन आए हैं, उन सबसे बेहतर होगा ये प्रोग्राम। यानी कि आप कह लोगे कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, आइंस्टाइन को हम कहते हैं कि दुनिया में सबसे बेहतर आईक्यू जो है वो आइंस्टाइन का था। यानी वो कह रहा है कि आइंस्टाइन से भी बेहतर आईक्यू वाला प्रोग्राम हम बना लेंगे, सारे के सारे प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर पाएगा। इट रेंजेस फ्रॉम अ मशीन, इसमें क्या है कि ऐसी मशीन बनाई जाए बीइंग जस्ट स्मार्टर देन ह्यूमन, जो ह्यूमन से भी स्मार्टर हो। टू आ मशीन, और रेंज बता रहा है कि ऐसी मशीन जो ह्यूमन से स्मार्टर, और दूसरी रेंज क्या है, बीइंग ट्रिलियन टाइम्स स्मार्टर देन ह्यूमन, ना सिर्फ बेहतर हो बल्कि ट्रिलियन टाइम्स स्मार्टर हो। इन ऐसी मशीन बनाने की कोशिश की जा रही है। सुपर इंटेलिजेंस इज अल्टीमेट पावर ऑफ एआई, और बिल्कुल ये कह लो कि अभी तक आइडियल है, यानी कि हम अचीव नहीं कर पाए इसको। तो इस तरह की चीज एक सुपर इंटेलिजेंस की फील्ड में आ जाती है। अच्छा, कुछ ये टेक्नोलॉजीज हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम अब इनके बारे में देख लेते हैं ये है क्या। अब मैं अभी पढ़ के आए थे कि एआई कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है। देखो, पहला इसका कह लो कि फंक्शनैलिटी जहाँ पे यूज हो रही है ज्यादा, मशीन लर्निंग पे है। मशीन लर्निंग से क्या मराद है, नाम भी बता रहा है, मशीन और लर्न। क्या हमने कंप्यूटर या मशीन को इस काबिल बना दिया है कि वो खुद से लर्न करनी है। कैसे लर्न करनी है, पास्ट एक्सपीरियंस और प्रेडिक्शन दोनों को यूज करके वो फ्यूचर के बारे में जो है ना डिसाइड करती है कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरह एनएलपी, ये भी एक एआई की ब्रांच है, जिसमें आप ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके, इंटरप्रेट करके कंप्यूटर को या मशीन को इंस्ट्रक्शन देते हो।
कंप्यूटर विजन, जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स को, इमेजेस को एनालिसिस करते हो और उनमें से कुछ चीज निकालने की कोशिश करते हो। रोबोटिक्स है, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क्स है, ये इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे, ये हमारे इसमें शामिल है कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। काफी न्यूरल नेटवर्क असल में एल्गोरिथम्स है, मॉडल्स है। कुछ मॉडल्स हमने बनाए हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम उन मॉडल्स पे हम मैप करते हैं तो उसका सोल्यूशन हमें बहुत एफिशिएंटली मिल जाता है। तो ये मॉडल्स है। एक्सपर्ट सिस्टम, ऐसे सिस्टम जो एबिलिटी रखते हैं डिसीजन मेकिंग की लाइक ह्यूमन, उनको हम एक्सपर्ट सिस्टम बोलते हैं। एआई की बहुत बड़ी ब्रांच है ये, बहुत बहुत काम हो रहा है आजकल इसमें। और चैटबॉट्स हैं, ये तो आपको पता ही है सर, आज तो इवन क्या आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये आ चुका है चैटबॉट्स, जिससे आप कुछ पूछो तो आपको बिल्कुल एक्यूरेटली गाइड करता है। तो ये हमारे पास ये की फॉर्म्स थी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एजेंट्स पे। एक मिनट ये लोड हो जाए, मैं इसको फिर फुल स्क्रीन पे करता सर अभी सुपर एआई यूज नहीं हो रही। हूँ। हाँ जी, एजेंट और सुपर एआई सिर्फ कंसेप्ट है, अभी कोशिश की जा रही है। मैं बता रहा था कि सिर्फ और सिर्फ हमने वीक एआई को जनरेट किया है, हम इस काबिल भी नहीं हुए कि स्ट्रांग एआई को बना सकें। तो पहला स्ट्रांग एआई का नंबर लगेगा, कभी ना कभी हम इस काबिल हो जाएंगे। तो और उसके बाद फिर कभी इतने काबिल हुए तो सुपर एआई भी हम कभी, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, उन्होंने स्ट्रांग एआई के कंसेप्ट दिखाए हुए सारे। वीक एआई तो वो बहुत पहले मूवीज वगैरह में आप देख चुके हो। अच्छा, एजेंट क्या होता है ये देखेंगे हम इस लेक्चर में, और इंटेलिजेंस एजेंट क्या होते हैं देखो। पहले हम देखेंगे एजेंट है क्या। एजेंट वो प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू आप किसी मशीन में इंटेलिजेंस इंड्यूस करवाते हैं, यानी कि किसी न किसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है, और आप इसको किसी एक खास इन्वायरमेंट इसको प्रोवाइड करते हो, और ये फिर अपना इंटेलिजेंस जो है वो शो करता है। इस तरह का कोई कंसेप्ट आप समझोगे तो देखते हैं क्या है। देखिए, एन एजेंट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। एक एजेंट क्या है, सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम है, आर सिस्टम या पूरा सिस्टम भी हो सकता है, यानी कि पूरी मशीन भी हो सकती है। दैट इज डिजाइन टू परसीव इट्स इन्वायरमेंट। लेट्स से ये हमारे पास कोई प्रोग्राम है, ये मशीन है, इसको मैंने इस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में कह दो कि ड्रॉप कर दिया। अब ये इसकी इन्वायरमेंट में जो जो काम हो रहे हैं ना, ये सबको परसीव करेगा। परसीव करने से मुराद है इसको देखेगा, इनसे लर्न करेगा, इसको सीखेगा क्या हो रहा है, सारे का सारा सीखना शुरू कर देगा। मेक डिसीजन, और फिर ये फैसला फैसला लेगा, एंड टेक एक्शन, और एक्शन भी परफॉर्म करेगा टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल और अ सेट ऑफ गोल। क्या है इसके एग्जांपल देखो। लेट्स से कि मेरे ये रूम है, आजकल आपने देखे एआई बेस्ड रूम क्लीनर आए हुए हैं, वैक्यूम क्लीनर। आप एक कॉर्नर में उस वैक्यूम क्लीनर को जो है ना छोड़ देते हो, वो सबसे पहले देखता है कि मैं कहाँ पे हूँ। उसमें सेंसर लगे हुए हैं, वो यहाँ तक देखेगा, सारा कुछ फील करेगा। अच्छा, 10 मीटर की जगह यहाँ तक मैं मूव कर सकता हूँ, इधर देखेगा 20 मीटर की जगह है, इस तरह देखेगा 25 मीटर की जगह। लेट से ना अपने, ये इसको कहते हैं कि वो परसीव कर रहा है अपने एनवायरनमेंट को, और ये रूम जो हमने प्रोवाइड किया ये इसका एनवायरनमेंट है, तो ये परसीव कर रहा है। फिर हमने इसको बताया कि आपका गोल ये है कि आपने पूरे रूम में डस्ट क्लीन करनी है। तो फिर यार जब सारा परसीव कर लेगा, परसीव करता है ये हमेशा सेंसर की मदद से। अभी स्पेसिफिक एग्जांपल में क्या सेंसर हो सकता है, अल्ट्रासोनिक हो सकता है, इंफ्रारेड सेंसर हो सकता है, इस तरह का सेंसर हो सकता है जिसको डिस्टेंस और आगे कोई ऑब्स्टेकल है या नहीं वो चीजें इसको काउंट करके दें। अच्छा, उसके बाद फिर जब ये अपने इन्वायरमेंट को परसीव कर लेता है, यानी उसके तरीके इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेता है, फिर इसने इसको एक गोल दिया गया होता है, इसने इस गोल पे पहुंचने के लिए डिसीजन लेना होता है कि अच्छा मेरा गोल ये है कि मैंने पूरे रूम को क्लियर करना है, तो अब मैं क्या करूं। जाहिर है वो एक्शन परफॉर्म करेगा। तो गोल को अचीव करने के लिए एक्शन परफॉर्म करता है, और एक्शन किससे परफॉर्म करता है, एक्चुएटर से, उसका नाम है, जिस टूल्स की मदद से करता है। सेंसर से सेंस करेगा, एक्चुएटर से अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। अब इसका एक्शन क्या है, लेट्स इसके नीचे टायर लगे हो, तो ये एक्चुएटर्स, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और इसके अंदर एक सक्शन पंप लगा हुआ है, वो भी इसका एक्चुएटर। तो ये मूव करता रहेगा, और जितनी भी डस्ट है उसको सक करता रहेगा। इस तरह करते करते वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, रास्ते में जितनी भी डस्ट होगी उसने अपनी जो है ना सक करके उसको क्लियर कर दिया। इसका पार्शियल गोल इससे अचीव होगा। फिर ये इधर मूव करेगा, फिर इस तरह मूव करेगा, इस तरह करते करते ये घूमता रहेगा, और सारे का सारा जो है ना ये डस्ट क्लीन कर देगा, अपने गोल पे पहुंच जाएगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिए कि एजेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, सेंसर क्या होते हैं, एक्चुएटर्स क्या होते हैं, एक्शन क्या होता है, और गोल क्या होता है। तो देखो, द एजेंट ऑपरेट्स ऑटोनोमसली।
एक दफा बस आपने इसे छोड़ देना, उसके बाद ये खुद ब खुद काम करेगा, इससे मुराद है। जैसे ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं कि एक दफा आपने बना के किसी के हवाले कर दी, उसके बाद वो खुद काम करती रहती हैं, अपना सारा खर्चा भी उठाती हैं, अपने जितने भी उसके अंदर एम्प्लॉयज हैं उनका खर्चा भी उठाती है, उनको पे भी वगैरह देती हैं, आपका लिंक खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल इस तरह एजेंट ऑटोनोमस होता है। एक दफा आपने इसको एनवायरनमेंट में छोड़ दिया, एनवायरनमेंट को परसीव करना, मालूमात इकट्ठी करना और अपना एक्शन परफॉर्म करना, सारे का सारा वो खुद ब खुद करता है। मीनिंग इट इज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय अ ह्यूमन ऑपरेटर, यानी वो किसी कोई और ह्यूमन बंदा उसको कंट्रोल नहीं करेगा, वो खुद अपने सारे एक्शन परफॉर्म करेगा। अगर वो ह्यूमन ही कर रहा है फिर तो वो इंटेलिजेंट हुई नहीं। हम तो इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, अपना काम खुद करवा रहे हैं उससे। अच्छा देखो, एक मिनट में इसको क्लियर कर दूं। एजेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। अब एजेंट्स को मुख्तलिफ टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, और वो बेस करता है कि कैटेगरी किस बेस पे बनाई गई है। देखो पहली कैटेगरी ये है कि या तो वो रिएक्टिव है या प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव कहते हैं, देखो एक बंदा होता है जो किसी मौजे के इंतजार में बैठा रहता है कि यार ये होगा तो फिर ये मेरा काम हो जाएगा, कल अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और ये करता रहूंगा, अच्छा कल से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। अगले दिन फिर कहता है नहीं कल से मैं पक्का पढ़ना स्टार्ट करूंगा। यानी वो किसी ऐसे काम करता नहीं है, सिर्फ सोचता रहता है और किसी इवेंट के इंतजार में बैठा रहता है कि अगर ये स्पेसिफिक इवेंट हो तो फिर मैं काम शुरू करूँ। तो इसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव, नहीं सॉरी रिएक्टिव, नहीं बल्कि ये रिएक्टिव ही नहीं आएगा। अच्छा ये जो मैंने बात बताई है ना, इसका उल्ट होते होता है प्रोएक्टिव होते प्रोएक्टिव। जो पहले से काम करके रखते हैं। हाँ हाँ, जो इसका बिल्कुल उल्ट होगा ना उसको हम प्रोएक्टिव बोलेंगे। तो मैंने अब ये सारी चीजें बताई हैं ना, इसको उल्ट समझ लो कि बंदा अगर सोचेगा ना मैंने ये काम करना है वो करेगा भी। फाल इसको कह सकते हो आप, फाल बंदा होता है, बड़ा एक्टिव होता है, वो सारे काम खुद करता है। कि ना सिर्फ सोचे, अगर प्लान करता है तो उसके मुताबिक अमल भी करे, तो उसको हम बोलते हैं कि वो प्रोएक्टिव है। और रिएक्टिव ये है कि इसको अगर कोई काम करना है ना वो फौरन से एक्शन परफॉर्म करेगा, ये नहीं देखेगा कि इस एक्शन का मेरे फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा। जबकि प्रोएक्टिव बंदा जो भी काम करता है ना वो फ्यूचर की प्लानिंग को जहन में रख के करता है कि अगर ये मैंने काम किया तो फ्यूचर में मुझे इससे ये फायदा होगा, जो मेरा गोल है मुझे अपने गोल पे पहुंचने में मदद देगा। प्रोएक्टिव ये बंदा होता है सारी प्लानिंग करके रखता है। और रिएक्टिव बस फौरन जो इसको कुछ स्टिमुलस मिला उसके मुताबिक वो रिएक्ट करता है और वो फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करके रखता। तो ये फर्क है, अब ये हम देख लेंगे इसको। अच्छा दूसरी कैटेगरी ये हो सकती है कि फिक्स्ड है या डायनामिक इन्वायरमेंट है। फिक्स्ड इन्वायरमेंट ये है कि जैसे मैंने रूम में छोड़ा, रूम में अब कोई चीज नई नहीं आ रही, जो रूम पर है वही रहेगा। और डायनामिक ये कि लेट्स से मैंने इसको रोड पे छोड़ दिया, रोड पे उसने भी क्लियर किया और डस्ट आ गया, फिर मैं छोड़ा फिर और डस्ट आ गया, कभी कहीं से कुछ आ रहा है, कोई कोई, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जो रेगुलरली चेंज हो रहा हो वो डायनामिक इन्वायरमेंट है। उसमें जो एजेंट होगा वो डायनामिकली अपना आपको ढालेगा। और फिक्स ये है जो इन्वायरमेंट सेम रहता है एकदम, जो उसको बता दिया जाता है। और सिंगल और मल्टी एजेंट सिस्टम भी हो सकता है कि एक सिस्टम में एक एजेंट है या एक से ज्यादा, ये कोई इतनी ब्रॉड कैटेगरी नहीं। असल जो हमारे पास है वो आगे आएंगी, अभी ये सिर्फ छोटी मोटी सी। अच्छा यहाँ पे हम रिएक्टिव और रिएक्टिव को मैंने समझा भी दिया, तो हम दोबारा से देख लेते हैं। देखो रिएक्टिव क्या है। रिएक्टिव एजेंट्स आर दोज दैट रिस्पॉन्ड टू इमीडिएट स्टिमुलाई। जैसे ही कोई इवेंट अकर हुआ तो जो रिएक्टिव एजेंट है वो फौरन से उसको रिएक्ट करेंगे, रिप्लाई करेंगे फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, अपने एनवायरमेंट, एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन दिस स्टिमुलाई। और जो स्टिमुलाई होगा उसी के हिसाब से वो अपना डिसीजन लेंगे या कोई काम करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि इन फ्यूचर जाके मुझे इस डिसीजन से क्या फर्क पड़ेगा। और दूसरी कैटेगरी हमारे पास प्रोएक्टिव की है। वो क्या है, देखो प्रोएक्टिव एजेंट्स ऑन द अदर हैंड टेक इनिशिएटिव एंड प्लान अहेड, फ्यूचर की प्लानिंग करके रखेगा टू अचीव देयर गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अच्छा द एनवायरमेंट इन विच एन एजेंट ऑपरेट्स कैन आल्सो बी फिक्स्ड एंड डायनामिक। ये एनवायरमेंट की बात हो रही है कि जिसमें वो काम कर रहा है वो फिक्स्ड है या डायनामिक। अब फिक्स्ड और डायनामिक को समझ लो क्या है। फिक्स्ड एनवायरमेंट हैव अ स्टैटिक सेट ऑफ रूल्स दैट डू नॉट चेंज। एक दफा जो आपने उसको रूल बता दिए थे कि इन्वायरमेंट में ये होगा वो हमेशा वही रहेगा। जबकि डायनामिक में क्या है कि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं रूल्स, नई नई चीजें आ रही हैं, एजेंट को लर्न करने की जरूरत है, उसको ये देखने की जरूरत होती है कि मेरा इन्वायरमेंट कैसे इवॉल्व कर रहा है, उसी के हिसाब से फिर वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है। ये कुछ चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। अब हमने क्योंकि एजेंट को समझ लिया है, अब हम एआई की एक नई डेफिनेशन करते हैं। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ रैशनल एजेंट्स। सिर्फ एजेंट नहीं, रैशनल एजेंट। रैशनल एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो किसी लॉजिक की बेस पे डिसीजन लेते हैं। इफ एल्स कंडीशन होगी, कोई कोई रूल होगा, उस बेस पे जो एक्शन लेते हैं उनको रैशनल एजेंट कहते हैं। रैशनल मन तक कोई बोला जाता है करीब करीब। अच्छा रैशनल एजेंट कुड बी एनीथिंग, क्या दैट मेक डिसीजन, ऐसा एजेंट जो डिसीजन ले। अच्छा वो क्या हो सकता है, पर्सन हो सकता है, फर्म हो सकती है, मशीन हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकती है, ये सारे के सारे एजेंट हो सकते हैं रैशनल एजेंट। और इन्हीं की स्टडी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं।
It carried out an action with the best outcomes after considering past. अब रैशनल एजेंट क्या करता है, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखता है, प्लस जो करंट सिचुएशन है उसको एवेलुएट करता है, और फिर एक डिसीजन लेता है जो कि इसका जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्पफुल हो। तो देखो ये लिखी हुई है कि एक्शन तो लेगा, लेकिन कैसे? आफ्टर कंसीडरिंग पास्ट के जितने भी एक्सपीरियंस है उनको कंसीडर करने के बाद, एंड करंट परसेप्ट्स, और जो करंट इसको इंफॉर्मेशन मिल रही है एनवायरनमेंट से, उसको दोनों को मद्देनजर रख के फिर एक फैसला लेगा। और ऐसे एजेंट्स जो ये काम कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे रैशनल एजेंट्स। अच्छा, एन एआई सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ एन एजेंट एंड इट्स एनवायरनमेंट। हम ये बोल सकते हैं कि एआई सिस्टम जो है उसमें दो चीजें होंगी, एक तो एजेंट और एक उसका एनवायरनमेंट। द एजेंट एक्ट्स इन एनवायरनमेंट, हमने देख भी लिया था कि जो एजेंट होगा वो एक्ट करेगा, और जो एनवायरनमेंट होगा वो जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ ये एक ही एजेंट हो सकता है कि कोई एक और एजेंट हो, लेट से बी। तो ऐसे एजेंट सिस्टम को हम बोलेंगे मल्टी एजेंट सिस्टम। तो यही बात आखिरी दो लाइनें जो है ना बता रहे। तो ये कुछ एजेंट की डेफिनेशन थी। एजेंट कुछ और नहीं है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है या कोई मशीन है जो एक इन्वायरमेंट में पड़ी होती है, वो अपने इन्वायरमेंट के आसपास जितने भी इवेंट हो रहे होते हैं उनको एनालाइज करना शुरू करती है, और फिर जो काम उसको दिया गया होता है वो अपना काम करना स्टार्ट करती है। लेकिन उसके पहले जरूरी है कि वो अपने इन्वायरमेंट को समझे और उसको पता होगा मैंने ये काम परफॉर्म करना है, गोल अपना पता हो, फिर वो एक्शन अपना परफॉर्म करना शुरू करेगी और ऑटोनोमसली करेगी, उसमें कोई ह्यूमन इंटरेक्शन या इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो ऐसी चीज को हम एजेंट बोलते हैं, और इन एजेंट की स्टडी को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, क्योंकि हमने कहा कि ऑटोनोमसली वर्क कर रही है तो इनको इस काबिल बनाना होता है कि वो खुद से काम करें, हम उसमें शामिल ना हो। और जो चीज खुद से शामिल करने वाली आ गई तो उसका मतलब है कि वो फैसले लेगी, डिसीजन मेकिंग होगी। और हमारी अल्टीमेटली जो एआई की कहानी है या मेन गोल है वो यही है कि हमने इंटेलिजेंस को इंड्यूस करवाना। तो हमने नई डेफिनेशन की कि स्टडी ऑफ रैशनल एजेंट्स इज आल्सो कॉल्ड एआई। अच्छा देखिए, सेंसर एंड एक्चुएटर्स की बात हो रही थी तो उसको अलग से डिफाइन भी कर दिया कि सारी वो टर्म्स है जो कि एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट। सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुएटर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, एन एजेंट इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड एज। एक एजेंट को हम दो ऐसा कोई कह लो कि कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें ये दो चीजें होंगी, क्या वो क्या करेगा? परसीव कहते हैं किसी चीज को देख के उस इंफॉर्मेशन लेना, एवेलुएट करना, इस तरह की चीज। परसीव इट्स इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को परसीव करेगा किससे? थ्रू सेंसर। कोई एक टूल होगा जिसको हम सेंसर बोलेंगे, उससे वो अपने इन्वायरमेंट को समझेगा कि मैं किस इन्वायरमेंट में हूँ, इधर आसपास इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है, दूसरे एजेंट या लोग क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें सेंसर के थ्रू वो परसीव करता है। और दूसरा क्या है, एक्टिंग अपॉन दैट इन्वायरमेंट, उसी इन्वायरमेंट में जिसमें वो मौजूद है एक्ट करेगा, किसके साथ? थ्रू एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स एक टूल है उसके मदद से। तो ये दो बातें मैंने वैक्यूम क्लीनर या रूम क्लीनर जो रोबोट्स हैं उसको मदद समझा भी दी थी। इन्वायरमेंट रूम हो गया था, सेंसर जो वो देख के बता रहे थे, और एक्चुएटर्स पहिए वगैरह, और जो मैंने सक्शन पंप वगैरह बताया था इस तरह करके। एवरी एजेंट कैन परसीव इट्स ओन एक्शन, ये बात तो कन्फर्म है कि जो एक्शन वो किसी इन्वायरमेंट पे परफॉर्म करेगा ना, उसको वो लाजमी परसीव करेगा कि इसके इसके करने से असर क्या पड़ा इन्वायरमेंट पे। लेकिन लेट्स से कि इधर कोई एक और एजेंट है वो भी इस तरह कर रहा है, तो ये एजेंट जरूरी नहीं है कि इसके किए हुए एक्शंस को भी परसीव कर सके कि इससे इन्वायरमेंट पे क्या फर्क पड़ा। कर भी सकता है, नहीं भी, लेकिन अपनों को तो लाजमी करेगा कि अगर मैंने जैसे मैं सफाई की बात करूं तो उसने कहा कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो देखेगा क्या सफाई हो गई है या नहीं हुई, हो गई हुई तो फिर वो आगे मूव करेगा, वरना दोबारा से करेगा। लेकिन अब उसको ये भी नहीं, लेट्स से दूसरा भी वहां पे कोई एक और रूम क्लीनर वर्क कर रहा है, तो वो तो अपने लाइन में घूम रहा है, उसको नहीं पता कि दूसरा क्या कर रहा है कि नहीं। हाँ कर भी सकता है, लेकिन इस स्पेसिफिक एग्जांपल में उसको नहीं पता कि दूसरा क्या काम कर रहा है और उसके बाद उसने क्या किया। तो यहाँ से आपको देख सकते हो कि लेट्स से ये एजेंट है, एक ह्यूमनॉइड शक्ल में आपको शो किया जा रहा है। तो इससे आप देख सकते हो ये आंखें, समझ लो कि इसकी आंखें जिससे वो इस एनवायरनमेंट को देख रहा है, और लेट्स से ये इसके हैंड्स है जिससे वो एक्ट कर रहा है, और ये स्पेसिफिक चीज जो है वो इन्वायरमेंट। इस तरह से अक्सर आपको देखने को मिलेगी इसे मिलती जुलती इन्वायरमेंट, एक्चुएटर, सेंसर और एजेंट की इलस्ट्रेशन। अच्छा, एक इसमें टर्म यूज होती है, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हवाले से, फुली ऑब्जर्वेबल वर्सेस पार्शियल ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट्स। आपको नाम से भी कुछ कुछ आइडिया हो रहा होगा, लेकिन हम मजीद देख लेते हैं। देखो,
हमें पता है कि एजेंट में सेंसर लगे होते हैं। व्हेन एन एजेंट सेंसर, एजेंट में जो लगे हुए सेंसर इज केपेबल ऑफ, इतने केपेबल हैं टू सेंस और एक्सेस द कंप्लीट स्टेट ऑफ एन एजेंट एट ईच पॉइंट इन टाइम, कि वो इस काबिल हैं कि एजेंट की जो स्टेट है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम में वो कहाँ गया, इधर मूव किया उसने, इधर मूव किया, इधर मूव किया, ये इस टाइम पे उसने काम किया, इस टाइम पे उसने एक्ट किया, इस टाइम पे सेंस के सारे सेंसर्स के थ्रू एजेंट को खुद पता चल रहा हो, तो हम इसको कहते हैं कि वो फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट है। और अगर ऐसा ना हो तो पार्शियली ऑब्जर्वेबल। उस लफ्ज में आप कह सकते हो कि अगर कोई इंसान का एग्जांपल लो, अगर वो अपने इर्द गिर्द हर चीज को देख सकता है, ये होगा कि वो फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में। और अगर वो सिर्फ एक आध सिमत में देख सकता हो, पीछे क्या हो रहा है, साइड पे क्या हो रहा है, वो नहीं देख सकता, तो वो पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट पे। बिल्कुल एग्जैक्टली चीज यही है कि जिस इन्वायरमेंट में एजेंट हमारा काम कर रहा है, अगर वो सारी आसपास की चीजों की खबर रख सकता है, परसीव कर सकता है, तो वो फुली ऑब्जर्वेबल में है। अगर नहीं रख सकता तो पार्शली। देखो, मेंटेनिंग अ फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट इज इजी एज देयर इज नो नीड टू कीप ट्रैक ऑफ हिस्ट्री ऑफ द सराउंडिंग। इसमें क्या है कि अगर आप सारा कुछ देख रहे हो तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, पास्ट हिस्ट्री रखने की जरूरत नहीं है। अब सारा कुछ आपको नजर जो आ रहा है, आपने जो डिसीजन लेना है वो सारा कुछ देख के ले लेना। हाँ, अगर आपको पीछे से नजर नहीं आ रहा तो आपको याद रखना पड़ेगा, यार 2 मिनट पहले मैंने पीछे देखा था तो मेरे ये काम हो रहा था, तो मुझे वो भी साथ साथ याद रखना है कि हाँ, मैंने अगर एक्शन परफॉर्म करना है तो पीछे वाले को देखा। लेट्स से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अब मैं सामने तो देख सकता हूँ, तो सामने देखने के लिए मुझे मजीद कुछ सोचने की जरूरत नहीं, गाड़ी आ रही है तो मैं स्टॉप कर दूंगा, नहीं है तो चलता जाऊंगा। हाँ, लेट्स से अगर मैंने ब्रेक लगानी है तो मैं पहले पीछे देखूंगा, क्या अगर मैं एकदम से ब्रेक लगाऊं तो पीछे अगर जो मेरी गाड़ी आ रही है वो तो मेरे अंदर नहीं आके लगेगी, ये तो नहीं हो सकता कि नुकसान हो जाए। तो अगर देखो, इसमें ये पार्शली ऑब्जर्वेबल की एग्जांपल है ड्राइविंग वाली जो है, इसमें आप पूरा क्या है एनवायरनमेंट जो है ना वो परसीव नहीं कर सकते। जबकि अगर फॉर एग्जाम्पल आप लूडो खेल रहे हो, चेस खेल रहे हो, तो सामने एक फटा लगा हुआ है, उस पर आप अपनी आंखों से पूरे के पूरे फट्टे को देख सकते हो। तो ये एक एग्जांपल है फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट की। अच्छा, तीसरा इसमें पॉइंट देखो, एन एनवायरमेंट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेबल। एक ऐसा एनवायरमेंट जिसमें आप कुछ परसीव ही ना कर सकते हो, या आपके देखने वाली आंखें ही नहीं है, सेंसर ही नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि बेशक एनवायरमेंट जैसा भी हम कहेंगे अनऑब्जर्वेबल है, हम उसको नहीं देख सकते। एग्जांपल में देखो, चेस की और वही ड्राइविंग की एग्जांपल दी गई है कि चेस कहा गया है कि फुली ऑब्जर्वेबल है, और जो ड्राइविंग हमारे पास वो पार्शियल। अच्छा, इसी तरह एक टर्म यूज होती है डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक एनवायरमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी टर्म्स सिर्फ एमसीक्यूज के हवाले से ही है, या कह लो कि इंटरव्यूज के हवाले से इसलिए शामिल की गई है। पत्नी यहाँ पे ये लाइक करती हैं, इनके बीच में आना चाहिए था या नहीं, लेकिन जैसे भी है वो मैंने एजेंट वाले पोर्शन में इनको डाल दिया। अच्छा देखो, इफ एन एजेंट करंट स्टेट, से एजेंट ये है, इस करंट स्टेट इसकी ये है, अभी किसी इन्वायरमेंट में कुछ काम कर, एंड सिलेक्टेड एक्शन, उसने एक्शन सोचा कि मैंने डाउन मूव करना है, ये उसका अभी सिलेक्टेड एक्शन है, और करंट स्टेट ये है कि वो मिडल में है किसी रूम के। कैन कंप्लीटली डिटरमाइन, अगर ये दोनों चीजें मिलके कंप्लीटली डिटरमाइन कर सकें द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द एनवायरमेंट, के ऐसा करने से इन्वायरमेंट जिसके साथ साथ आसपास है कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, तब हम ऐसे इन्वायरमेंट को बोलेंगे ये डिटर्मिनिस्टिक है। समझाइए? जी। सर जी रिपीट लेट्स से कर कि दें। मैं लेट्स से कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अभी मैं एक चौराहे पे पहुंच रहा हूँ, तो ये मेरी करंट स्टेट है, और मैंने फैसला किया कि मैंने राइट टर्न करना है, तो मैं राइट टर्न कर जाऊंगा। तो वो कह रहा है कि आपकी करंट स्टेट और जो आपने एक्शन को सिलेक्ट किया है, अगर तो ये दोनों चीजें मिलके ये डिसाइड कर सकें कि इसके बाद आने वाला इन्वायरमेंट कैसा होगा, हाँ, तो मुझे पता है कि अगर यहाँ से मैं टर्न कर लूँ तो यहाँ पे कोई रोड है, उसमें मैं मूव कर जाऊंगा, मेरा इन्वायरमेंट ये हो जाएगा। तो अगर आपको फुली 100% अश्योर हो कि ये दोनों काम आप करोगे तो उसके करने के बाद क्या होगा इन्वायरमेंट में, इस तरह लगा लो। अगर आपको फुली सर्टेनिटी है कि ये एक्शन लेने के बाद एक जो आपके आसपास इन्वायरमेंट है उसमें क्या चेंजेस आएगा, उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, तो उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक। नाम भी इसको बता रहे हैं कि डिटर्मिन कर सकते हो कि नेक्स्ट स्टेट इन्वायरमेंट की क्या होगी, तो वो डिटर्मिनिस्टिक है। और अगर यही दोनों चीजें मिलके ना बता सके कि नेक्स्ट स्टेट इन्वायरमेंट उसकी क्या होगी इन्वायरमेंट की, तब हम बोलते हैं ये स्टोकास्टिक है। लेट्स से कि मैं, ये एक दीवार है,
और यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये मेरी करंट स्टेट है। मैंने डिसाइड किया कि यार मैं जंप लगाता हूँ, और लेट्स से यहाँ पे अंधेरा भी है, मुझे नहीं पता, डार्कनेस। तो हो सकता है कि वहां पे सड़क हो, मैं सक्सेसफुली लैंड कर जाऊं, हो सकता है वहां पे गटर हो, मैं गटर के अंदर गिर जाऊं। अब मुझे सर्टेनिटी नहीं है कि मेरे करंट स्टेट और जो मैं एक्शन अभी मैंने सेलेक्ट किया है इसके बाद मैं किस स्टेट पे पहुंचूं। दूसरा आप एग्जाम्पल लगाओ, तो अगर तो मुझे पता हो कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगी इन दोनों चीजों को मिला के, तो वो मेरी होती है डिटर्मिनिस्टिक एनवायरमेंट। और अगर मुझे ना पता चले, अनसर्टेनिटी रहे, तो फिर वो होती है स्टोकास्टिक। ये क्लियर या अभी भी नहीं हुई? क्लियर है। जी जी सर, क्लियर। ठीक है, आगे देखो टाइप ऑफ एजेंट्स। अब हम एजेंट्स की टाइप देखते हैं। 5 बड़ी मशहूर कैटेगरीज हैं। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स, मॉडल बेस्ड एजेंट्स, गोल बेस्ड एजेंट्स, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स जिनको रिवार्ड बेस्ड एजेंट भी कहते हैं, और लर्निंग एजेंट्स। ये सबसे एडवांस फॉर्म है एजेंट्स की। तो हम बारी बारी देख लेते हैं कि क्या होते हैं। तो पहले देखो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स क्या होते हैं। ये इवॉल्व हुए हैं। जो पहले पहले हमने यही सिस्टम बनाए थे उसमें हमने सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स डेवलप किए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इनको इवॉल्व करते रहे, हम नई नई चीजें हमें सीखते रहे, नए नए एल्गोरिदम आते रहे, हमारे एजेंट्स जो हैं वो बेहतर से बेहतर होते गए। तो ये कैटेगरीज। देखो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या है। द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स आर द सिंपलेस्ट एजेंट। सबसे पहले जो आए थे, जो लागू हुए थे एआई की फील्ड में, वो ये थे। These agents take decision on the basis of current percepts। एक तो करंट सिचुएशन क्या है एनवायरमेंट की, इस बेस पे, प्लस हाँ बस इसी पे, और उसमें किसी की जरूरत नहीं, पास्ट हिस्ट्री की कोई जरूरत नहीं। वो कह रहा है कि दिस एजेंट टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ करंट परसेप्ट। सिर्फ और सिर्फ आपके करंट परसेप्शन क्या है एनवायरमेंट से मुतालिक, उसी की बेस पे डिसीजन लेते हैं, और इग्नोर द रेस्ट ऑफ द परसेप्ट हिस्ट्री। इससे पहले क्या हुआ है इसको इग्नोर कर देते हैं। लेट्स से मैं एग्जांपल दूं कि एक मेरा एजेंट है, उसने कहा कि यार लास्ट टाइम जो है ना, मैं यहाँ से इस तरह मूव किया था ना मैंने, तो मेरा आगे एक्सीडेंट हो गया। तो अभी वो ड्राइव कर रहा है, इस स्टेट पे पहुंच गया। तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, पास्ट परसेप्शन को याद नहीं रखेगा, अगेन इधर मूव कर जाएगा। हो सकता है दोबारा से उसका एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन अगर हमारे पास कुछ थोड़ा सा इंटेलिजेंट हुआ, तो जैसे ही वो पहुंचेगा उसको याद होगा कि यार कल मैं मुड़ा था यहाँ पे तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था। जैसे इंसान सोचता है कि यार हाँ इधर खतरा है, इधर नहीं जाना चाहिए, तो इधर हो सकता है इधर मूव कर जाए। लेकिन जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है वो पास्ट हिस्ट्री को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता, यानी कि अपनी मेमोरी को बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं लाता। वो वही करता है जो उसको करंट एनवायरनमेंट से अचीव हो रहा है। तो बस उसने देखा यहाँ पे मोड है, मैं जा सकता हूँ, जा रहा हूँ। These agents only succeed in fully observable environment। हमने देखा था कि फुली ऑब्जर्वेबल ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें आपको किसी पास्ट हिस्ट्री की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको सारा कुछ नजर आ रहा होता है। तो ये एजेंट सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही एनवायरनमेंट में यूज होंगे जहाँ पे फुली ऑब्जर्व कर सकते हो आप एनवायरनमेंट को। सिंपलेक्स या सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट डज नॉट कंसीडर एनी पार्ट ऑफ परसेप्ट हिस्ट्री ड्यूरिंग देयर डिसीजन एंड एक्शन प्रोसेस। वही बात रिपीट हुई है। द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट वर्क्स ऑन कंडीशन एक्शन रूल। हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, कंडीशन एक्शन रूल पे काम करते हैं कि अगर ये कंडीशन हुई तो मेरे ये एक्शन होगा, जैसे इफ एल्स होती है, बिल्कुल इसी तरह। जैसे कि हमारे पास एजेंट है, वही डस्ट वाला लगा लेते हैं, उसने कंडीशन लगाई इफ देयर इज अ डस्ट इन रूम देन एक्शन में परफॉर्म करूँ क्या, क्लीन करूँ। तो ये एक्शन, कंडीशन एक्शन रूल। देखो सच अ रूम क्लीनर एजेंट, अभी नीचे आ भी गया है। इट वर्क्स ओनली इफ देयर इज अ डर्ट इन द रूम। वो उसी सूरत में काम करेगा जब रूम में डर्ट है, तो ये कंडीशन है, और वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, ये उसका एक्शन होगा। कंडीशन एक्शन रूल पे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडल बेस्ड एजेंट्स। अब इस मॉडल बेस्ड में मॉडल आ गया है। मॉडल क्या होता है कि उसने अपना एक माइंड बनाया होता है, एक मॉडल बनाया हुआ है, और वो देखते हैं कि अगर मैंने कोई एक्शन परफॉर्म करना है, इस मॉडल को मैं ध्यान में रखूंगा और उसके बाद में कोई एक्शन लूंगा। अब मॉडल क्या होता है, मॉडल ये होता है कि वो देखता है कि मेरा इन्वायरमेंट कैसे इवॉल्व कर रहा है, इस मॉडल के बेस पे फिर एक्शन लेता है। हम देख लेते हैं क्या होता है। द मॉडल बेस्ड एजेंट कैन वर्क इन अ पार्शली, ऐसे भी जहां पे वो फुली ऑब्जर्वेबल नहीं है उस एनवायरमेंट में काम कर सकते हैं, एंड ट्रैक द सिचुएशन, और सिचुएशन को ट्रैक कर सकते हैं। टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं इसमें, एक तो मॉडल और एक इसकी करंट स्टेट या इंटरनल स्टेट। तो अब देखते हैं क्या है मॉडल। मॉडल इज अ नॉलेज अबाउट हाउ थिंग्स हैपन इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में चीजें कैसे हो रही हैं, क्या उनका आउटकम होता है, ये चीजें मॉडल में लिखी होती है। सो इट इज कॉल्ड मॉडल बेस्ड, क्योंकि एक मॉडल हमने दिया होता है। मॉडल क्या है, कुछ भी नहीं, एक नॉलेज है जिसकी बेस पे वो, लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक कार है, वो खुद ब खुद सेल्फ ड्राइव कार है। अब वो लर्न कर रही है कि यार मेरे ना, क्योंकि मैं देखो अब पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, वो आगे वाला तो हिस्सा देख रही है,
लेकिन राइट से और लेफ्ट से उसको कुछ पता नहीं चल रहा कि कोई चीज आ रही है या नहीं आ रही। तो अब वो अगर कोई एक्शन लेगी ना तो ये देखेगी कि यार मैंने लर्न किया है कि हो सकता है कि साइड से कोई कार आके मेरे अंदर लग जाए। अब इसमें मॉडल उसको दिया गया है कि नॉलेज है कि दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं कि अगर आप सीधे जा रहे हो तो साइड से भी कार आपके आके लग जाती है। तो जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करेगी ना तो ये अपने इस मॉडल को, अपने इस नॉलेज को जहन में रखेगी कि लेट्स से जा रही है ना तो वो इस तरह से जाएगी कि उसके कम से कम चांसेस हो किसी के साइड पे कार आके टकराने। तो एक मॉडल होगा, मॉडल कुछ भी नहीं है, एक नॉलेज होता है जो उसके अंदर फीड कर दिया गया होता है और फिर वो उसी मॉडल की बेस पे डिसीजन लेती है। अच्छा, मॉडल तो हमने देख लिया कि नॉलेज है किसके मुताबिक कि दुनिया में चीजें कैसे हो रही हैं, और इंटरनल स्टेट क्या है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट स्टेट, जो उसकी करंट स्टेट है। These agents have the model which is knowledge of the world and based on this model perform action। वही बात अगेन लिखी गई है। Updating the agent state requires information about। देखो, एक एजेंट स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने को कहते हैं स्टेट को अपडेट करना। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि लेट्स से वो किसी मोड़ पे खड़ी है और उसने राइट टर्न करना है, तो ये एक स्टेट ये है, सेकंड स्टेट ये। तो ये कह रहा है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको दो चीजों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, कि दुनिया आसपास कैसे चेंज हो रही है। वही मैंने जब एग्जांपल दी थी कि अगर मैं इधर मुड़ू सामने से ताकि तो कार नहीं लग जाएगी मेरे। और दूसरी चीज क्या है? हाउ द एजेंट्स एक्शन अफेक्ट द वर्ल्ड, कि अगर मैं इधर मूव कर जाता हूं तो मेरे ऐसे करने से मेरे आसपास इन्वायरमेंट में, वर्ल्ड पे क्या असर पड़ेगा? बाकी गाड़ियां तो डिस्टर्ब नहीं होंगी, या रोड रोड ये क्लियर है, मैं इजिली मूव कर सकूंगा, ये सारी चीजें। तो मॉडल बेस्ड एजेंट याद रखना, एक मॉडल बनाता है, मॉडल को वो कहता है कि बिल्कुल ठीक है, जब भी उसने कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है पहले मॉडल को सामने रखता है, उसकी बेस पे इवेल्युएट करता है एनवायरनमेंट को, क्योंकि फुली ऑब्जर्वेबल नहीं है, सारा कुछ वो नहीं देख सकता। तो कोई ना कोई उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन देता है मॉडल, और मॉडल की बेस पे फिर वो एक्शन परफॉर्म करता है। तो इसकी एग्जांपल आपके पास सेल्फ ड्राइविंग कार की है, तो मैंने लास्ट में लिख भी दिया। तीसरा हमारे पास है गोल बेस्ड एजेंट। गोल कहते हैं किसी स्पेसिफिक स्टेट पे पहुंचने को। तो हम ये बता देते हैं कि आपने इस स्टेट पे पहुंचना है, ये नहीं बताता कि कैसे पहुंचना। तो हर जब भी वो अपनी स्टेट अपडेट करेगा तो ये देखेगा कि मैं क्या ऐसा करने से अपने गोल के नजदीक हो रहा हूँ। जैसे मैं शॉर्टेस्ट पाथ की बात करता हूँ कि ए नोड से डी नोड का मैंने शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है, तो अभी ये सारे बीच में नोड्स हैं, इस डायकेस्ट्रा एल्गोरिथम काम करता है। तो ये जब ए से लेट से बी नोड पे गया है तो ये देखेगा कि अगर मैं ए से बी नोड पे गया हूं तो क्या ये ऐसा करने से मैं डी के करीब हुआ हूं? ये तो नहीं मैं डी से दूर निकल गया हूं। तो गोल बेस्ड एजेंडा ऐसे होते हैं जिनको अपने एक गोल दे दिए होते हैं, तो जब भी वो अपना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो गोल को जहन में रखते हैं कि ऐसा करने से मैं अपने गोल के करीब जा रहा हूं कि नहीं। तो ऐसे एजेंट्स को हम बोलते हैं गोल बेस्ड एजेंट्स, और इसमें सबसे ज्यादा सर्चिंग के लिए यूज होते हैं। देखो, द नॉलेज ऑफ द करंट स्टेट इन्वायरमेंट इज नॉट ऑलवेज सफिशिएंट। आपको आपकी करंट स्टेट का नॉलेज सफिशिएंट नहीं है कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए। टू डिसाइड फॉर एन एजेंट व्हाट टू डू, जैसे अभी अभी मैंने उसको कह दिया कि आप ठीक है, आप ए से लेके डी पे जाओ और शॉर्टेस्ट पाथ पे जाओ, लेकिन देखो बीच में से काफी सारी इंटरमीडिएटरी नोड्स है, उसमें से गुजर के आना है। तो उसको कैसे पता चलेगा मैं शॉर्टेस्ट पाथ पे जा रहा हूँ? यानी कुछ तो चीज होनी चाहिए जिसकी बेस पे वो वैल्यूएशन करे। तो वही हमने इसे गोल दिया हुआ है कि आप लेटेस्ट कम से कम काउंट में आओ, इस तरह करे, कुछ भी एग्जांपल लगा लो। द एजेंट नीड्स टू नो इट्स गोल। कुछ एजेंट्स को जरूरत होती है कि वो अपने गोल को आइडेंटिफाई करे कि मैंने करना क्या है, which describe desirable situation। अच्छा, गोल बेस्ड एजेंट एक्सपेंड द कैपेबिलिटीज ऑफ मॉडल बेस्ड एजेंट। देखो, मॉडल बेस्ड एजेंट ही है किस्म के। मॉडल भी हमने ये कहा था कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है उसको, तो हमने भी इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपने इस फलां गोल पे पहुंचना है, तो गोल भी एक किस्म की इन्फॉर्मेशन ही है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबल बेस्ड गोल बेस्ड एजेंट असल में एक मॉडल बेस्ड एजेंट का ही वेरिएशन है। अच्छा, दे चूज एन एक्शन सो दैट दे कैन अचीव द गोल। अपना एक्शन ऐसे परफॉर्म करते हैं ताकि अपने गोल को अचीव कर सकें। The agents may have to consider a long sequence of possible action before deciding whether the goal is achievable or not। ये बात हो रही है, जैसे मैंने इंटरमीडिएट के एग्जांपल दी कि ठीक है काफी सारे उसके पास ऑप्शंस हैं जाने के लिए, लेकिन वो एक्शन परफॉर्म करेगा, वो रूट सेलेक्ट करेगा जो उसको उसके रूट के करीब तक लेके जा रहा हो। सच कंसिडरेशन ऑफ डिफरेंट सिनेरियोज आर कॉल्ड सर्चिंग। हम इसको सर्चिंग में यूज करते हैं प्लानिंग पर्पज के लिए। और जब प्लानिंग आ गई तो आपको पता लग गया कि प्रोएक्टिव होगा, तो ये बात लिखी हुई है, प्लानिंग विच मेक्स एन एजेंट प्रोएक्टिव। तो गोल बेस्ड एजेंट हमेशा प्रोएक्टिव होगा, एक डिडक्शन हमने ये निकाली। इसकी एग्जांपल आप सर्चिंग रोबोट दे सकते हो। अच्छा, आगे यूटिलिटी बेस्ड एजेंट है। यूटिलिटी कहते हैं रिवार्ड को। इसमें हम हर एक एक्शन के बाद ना एजेंट को इवेलुएट करते हैं। इवेलुएट कैसे करते हैं? उसको हम स्कोरिंग करते हैं कि आपने ये एक्शन परफॉर्म किया, अगर तो ये आपका ये एक्शन
आपको अपने गोल के करीब तक लेके जा रहा है, तो आपका लेट्स से 10 पॉइंट्स आपको इनाम में दे दिए, और अगर आपने एक्शन परफॉर्म किया है जो आपको आपके गोल से करीब लेके जा रहा है, तो लेट्स से मैंने इसको -10 पॉइंट दे दिए। तो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स क्या है कि इसमें हम इसकी हैप्पीनेस को कंसिडर करते हैं। हैप्पीनेस कब होगा? जब आप इसको रिवार्ड करोगे, और इसकी कोशिश होती है कि मैं अपना रिवार्ड को मैक्सिमम करूं। जैसे आम गेम्स में होती है, क्या होता है गेम्स में? एक एजेंट होता है जो अपने स्कोर्स को मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहा होता है, और एक एजेंट होता है जो उसके स्कोर को कम करने की कोशिश कर रहा होता है। लेट्स से फाइटिंग गेम की एग्जांपल ले लो, ये आपकी हेल्थ बार है और ये एनिमी की हेल्थ बार है। अब एनिमी में हेल्थ बार क्या करेगी? एनिमी आपकी इस हेल्थ बार को कम करने की कोशिश करेगा, और आपकी कोशिश होगी कि कम ना हो, ये फुल रहे। तो इसमें रिवार्ड ये है कि अगर आपने फुल अपनी हेल्थ बार रखी, तो आप नेक्स्ट राउंड पे मूव कर जाओगे, तो ये रिवार्ड है जिससे आप खुश हो जाओगे। और अगर एनिमी ने आपकी हेल्थ बार को कम कर दिया, तो आप यहाँ पे गेम ओवर कर जाओगे, तो जो आपके लिए पेनल्टी है। तो देखो यही चीजें हैं यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में, गेमिंग में ज्यादातर यूज होता है, या राउट रिकमेंडेशन सिस्टम में। देखो व्हेन देयर आर मल्टीपल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, जब आपके पास एक से ज्यादा अल्टरनेटिव्स हो एक एक्शन परफॉर्म करने के, देन टू डिसाइड विच वन इज बेस्ट, और आपको ये डिसाइड करना हो कि इनमें से बेस्ट कौन सा है, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स आर यूज। तब आपके पास यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स यूज होते हैं। स्टार मार्क कर ले कहाँ यूज होते हैं, कि आपके पास अल्टरनेटिव ज्यादा है, एक से ज्यादा स्टेट पे आप जा सकते हो, लेकिन आप देखोगे कि किस स्टेट पे जाने का क्या रिवार्ड मुझे मिलेगा, और जिस पर जाने का रिवार्ड ज्यादा मिलेगा उसको आप सिलेक्ट करोगे। और ऐसे एजेंट्स जो इस तरह से काम करते हैं उनको हम बोलते हैं यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। दे चूज एक्शन बेस्ड ऑन प्रेफरेंस या यूटिलिटी फॉर ईच स्टेट। समटाइम्स अचीविंग द डिजायर्ड गोल इज नॉट इनफ। यूटिलिटी बेस्ड गोल बेस्ड से कैसे डिफरेंट है? देखो वो कह रहे हैं कि गोल पे तो आप पहुंच जाओगे, लेकिन वही एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैंने दे दी कि आपने लीस्ट काउंट में पहुंचना है, तो सिर्फ और सिर्फ बाज़ औकात गोल पे पहुंचने सफिशिएंट नहीं होता, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है, क्विकर, सेफर, चीपर या कुछ इस तरह की चीजें आपको करनी पड़ती हैं, तब आपके पास यूटिलिटी बेस्ड आता है। एजेंट हैप्पीनेस शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, इसमें हम एजेंट की हैप्पीनेस को कंसीडर करते हैं। यूटिलिटी डिस्क्राइब हाउ हैप्पी एजेंट इज, यूटिलिटी स्कोर को कहते हैं, जो आपका करंट स्कोर है गेम के एग्जांपल लें तो। Because of the uncertainty in the world, a utility agent chooses the action that maximize the expected utility. वही बातें जो हम ऊपर करके आ चुके हैं। ईजी राउट रिकमेंडेशन सिस्टम, इसके आप एग्जांपल दे सकते हो, शॉर्टेस्ट पाथ वगैरह की रूट जो फाइंड करते हैं। आगे हमारे पास लास्ट है लर्निंग एजेंट्स। इसमें नाम भी बता रहा है कि ऐसे एजेंट्स जिसमें आप खुद से लर्न कर सके। इससे पास्ट एक्सपीरियंस, जाहिर हम भी पास्ट से लर्न करते हैं अपनी गलतियों से, तो बस ये चीज हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवा दी। अ लर्निंग एजेंट इज इन एआई that can learn from its past experience, जो अपने past experience से learn कर सकती है, or it is has learning capabilities, या अगर पास्ट से नहीं कर सकती तो फ्यूचर में कुछ चीज प्रेडिक्ट करने के लिए अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी को यूज करे, ऐसी चीज को हम बोलते हैं लर्निंग एजेंट्स। इट स्टार्ट टू एक्ट विद बेसिक नॉलेज, यह स्टार्ट हमेशा करेगी बेसिक नॉलेज से, एंड देन इज एबल टू एक्ट एंड अडॉप्ट ऑटोमेटिकली थ्रू लर्निंग, और बाकी वो खुद जो है ना अपने आप को इवॉल्व करेगी। लेट्स से कि मैंने इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, इसको दो इमेज दिए या एक इमेज दिया, उसमें मैंने कहा कि इसमें शेप्स को आइडेंटिफाई करो, तो दो शेप्स थी। फर्स्ट मैं इसको बता दूंगा यार ये जो है ना ये स्क्वायर है लेट्स से, और ये जो है ना आपका ट्रायंगल है। लेट्स अगले दफा मैंने इसको ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स दे दी, 3-4 स्क्वायर दे दिए, 2-3 इसमें और दे दी, तो ये जाहिर है ये इन चीजों को इसको पता है, ठीक है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन वो जो इसको आइडेंटिफाई कर लेगा। नेक्स्ट टाइम मैंने इसको इमेज दी, स्क्वायर थे, ट्रायंगल थी, सर्कल भी दे दिया मैंने, जिसमें 2 सर्कल थे। अब इन 2 का तो पता है, तो ये तो इसकी क्लासिफिकेशन अलग कर देगा, लेकिन वो देखेगा यार ये कुछ ऐसी शेप है जो इन दोनों से अलग है, किसी में भी लाई नहीं करती, तो इनकी अलग क्लासिफिकेशन करके अलग रख देगा, तो लर्न कर रहा है देखो ये कि नई चीज आ गई। बेशक उसको नहीं पता ये क्या चीज एग्जैक्टली, लेकिन उसको ये पता कि इनसे अलग है तो इनको अलग कर लेगा, तो ये लर्निंग उसमें है, ये इस तरह से लर्न करता है। तो ऐसे एजेंट्स जिसमें ये कैपेबिलिटी हो हम उनको लर्निंग एजेंट्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास एजेंट्स की टाइप्स, उसकी फॉर्म्स, और जितना कुछ हो सकता था शॉर्ट टाइम में हमने कवर करने की कोशिश की है। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है आज के लेक्चर में तो डिस्कस कर लें, वरना फिर एंड करते हैं।